Hello everyone, this is Dilbag Verma. Welcome again to साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस. सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बाइबल पे जो ट्रांसलेशन है, होमर की ट्रांसलेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था. और आज की वीडियो में हम एक और 100% जो श्योर टॉपिक है, जो पेपर में पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टाइप्स ऑफ थिएटर. थिएटर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आए हैं, ठीक है. आपको मोस्टली ये पूछा जाता है कि जो थिएटर है, जैसे कि एपिक थिएटर है, इनमें से कौन सा राइटर जो है वो एपिक थिएटर से बिलोंग नहीं करता है, या कौन सा राइटर बिलोंग करता है. विच टू ऑफ द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है. इस तरह के क्वेश्चन एब्सर्ड थिएटर है वहां से भी आए हैं, तो वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. आज हम 4-5 जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म है थिएटर की, जो थिएटर के टाइप है, उनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले है एपिक थिएटर, जिसको डायलेक्टिकल थिएटर भी बोलते हैं. एपिक थिएटर को ही डायलेक्टिकल थिएटर बोलते हैं. और इस टर्म को किसने कॉइन किया था, क्वेश्चन आ चुका है पहले. एपिक थिएटर कॉइन किया था आर्विन पिस्केटर ने. आर्विन पिस्केटर कॉइन द टर्म एपिक थिएटर. और एपिक थिएटर जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर किसने किया, ये जर्मनी में प्रपोज किया था बाय बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने, जिसका मदर करेज वाला वर्क है. बर्टोल्ट ब्रेस्ट पायनियर माने जाते हैं एपिक थिएटर के. और इसमें क्या सजेस्ट किया जाता है, द प्ले शुड नॉट कॉज द स्पेक्टेटर टू आइडेंटिफाई इमोशनली with the character or action before them, but should instead provoke rational self-reflection and a critical view of the action on the stage. अब इसमें देखो इसका क्या मतलब है. जो एरिस्टोटल को आपने पढ़ा होगा, एरिस्टोटल के वर्क्स में क्या है, जैसे कि कैथारसिस यूज किया है, जो इमोशंस और पीटी जिसमें अराइज करता है, लेकिन ये जो है वो उसके अगेंस्ट थे. यानी कि एरिस्टोटेलियन जो व्यू जो है उनके अगेंस्ट है ये थिएटर. तो उसमें किसी तरह की कोई इमोशनली जो है राइज नहीं किया जाता किसी भी कैरेक्टर को. तो ये है एपिक थिएटर. अब इसमें कौन कौन से ऑथर और आते हैं जो दूसरे जो मेंबर है इससे जुड़े हुए हैं, जो दूसरे ऑथर जिन्होंने एपिक थिएटर को यूज किया है. आर्विन पिस्केटर तो है सबसे पहले जिन्होंने टर्म को कॉइन किया है. उसके बाद व्लादिमीर माइकोवस्की, उसके बाद है वेस्टवोल्ड, मेरलोल्ड एंड बर्टोल्ट ब्रेस्ट. ये है 4 ऑथर जो इससे एसोसिएट करते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है. और इसके बाद इसने बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने ये टर्म दी इसको डायलेक्टिकल थिएटर रादर देन एपिक थिएटर. एपिक थिएटर की बजाय बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने इसको बोला डायलेक्टिकल थिएटर. एपिक थिएटर वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द पॉपुलर फॉर्म ऑफ थिएटर, particularly the nationalistic approach pioneered by कंस्टेंट सेंटस्लोवस्की. इसको छोड़ दो, सिर्फ आपको ये 4 नाम याद रखने हैं इसमें. और ये है क्या, जो पीटी और फियर अराइज करते हैं उसके अपोजिट होता है ये. उसके बाद नेक्स्ट, इसमें से ये पीडीएफ डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे, ये आप पढ़ लेना. टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. उसके बाद है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. एब्सर्ड थिएटर क्या है, एब्सर्ड थिएटर को कॉइन किया है मार्टिन एस्लिन ने. मार्टिन एस्लिन कॉइन द टर्म 1960 में. ऐसे है इनका थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. एब्सर्ड ये ऐसे का टाइटल है, और इस ऐसे में मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कॉइन किया है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को. दिस टर्म वाज आल्सो यूज्ड अर्लियर बाय एल्बर्ट कैम्यू इन हिज 1942 एसे द मिथ ऑफ सिसिफस. अब इसमें भी मिथ ऑफ सिसिफस में पहले ही एल्बर्ट कैम्यू ने इसको यूज किया है. इसमें क्या दिखाया गया है, जो मिथ ऑफ सिसिफस है, सिसिफस नाम का कैरेक्टर है, उसको पनिशमेंट दी जाती है. किंग उसको बोलता है कि एक रोल बड़ा सा गोल पत्थर है, वो उसको एक माउंटेन पे फिक्स करना है. अब एज ए पनिशमेंट उसको दी जाती है, तो वो अपनी पनिशमेंट को पूरा करता है. वो उस पत्थर को लेके जाता है ऊपर, लेकिन वो पत्थर जो है वो वापस नीचे आ जाता है, क्योंकि गोल पत्थर होता है. वो दोबारा उसको फिक्स करने के लिए जाता है, वो फिर वापस आ जाता है. अब ऐसा करते करते सिसिफस को अपने काम में मजा आने लगा. लेकिन देखो, अगर देखा जाए तो ये क्या है, कोई मतलब बेतुकी सी बात है, कोई लॉजिकल वाली बात नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है इस चीज में. लेकिन फिर भी इसने अपने इस एब्सर्ड चीज में, इसी को एब्सर्डिटी बोलते हैं, इस एब्सर्डिटी में उसने मजा ढूंढ लिया. उसको अपने काम में मजा आने लगा, मतलब वो अपनी सजा भी पूरी कर रहा है और उसको मजा भी आ रहा है साथ में. तो जब किंग ने उसको भेजा कि जाओ तुम अपने सोल्जर्स को देख के आओ सिसिफस कितने दुख सहन कर रहा है, तो वो जाके देखते हैं कि सिसिफस तो मजे से ऊपर लेके जाता है उसको, वो वापस आ जाता है, फिर ऊपर लेके जाता है. तो इस तरह से सिसिफस ने अपने इस एब्सर्डिटी में भी अपना प्लेजर ढूंढ लिया. तो
डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोला है एल्बर्ट कैम्यू ने कि कोई भी सिचुएशन हो आप उसमें खुश रह सकते हैं, खुश रहने की वजह ढूंढ सकते हैं। दिस इज ए बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑथर और जो एसोसिएट करते हैं इससे, इसका एक और भी वर्क है एल्बर्ट कैम्यू का, द स्ट्रेंजर और द आउटसाइडर, जिसमें मर्सो नाम का एक कैरेक्टर है, उसकी मदर की डेथ हो जाती है, अपनी मदर की कोफिन के पास ही बैठ के, वो डेड बॉडी पड़ी होती है उसके पास ही बैठ के वो सिगरेट पी रहा है, चाय पी रहा है, फिर फ्यूनरल के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कॉमेडी मूवी देखने जाता है। तो क्या ये एक लॉजिक की बात है? इसी को हम बोलते हैं एब्सर्डिटी। इसमें सैमुअल बेकेट आते हैं, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका वेटिंग फॉर गोडोट, उसके बाद है यूजीन लेनेस्को, देन जीन जेनेट, हैरोल्ड पिंटर, टॉम स्टॉपर्ड, फ्रेडरिक डोरिमेट, एडवर्ड एल्बी, बादल सरकार और आर्थर एडामो। अब लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऑप्शन दिए गए थे यूजीन लेनेस्को, जीन जेनेट और आर्थर एडामो, और एक था आर्विन पिस्केटर। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब इनमें से नहीं, एक एक्स्ट्रा एक और ही था, कोई अलग ही था कोई, तो उसमें से ये बताना था कि इनमें से कौन सा जो ऑथर है वो एब्सर्ड थिएटर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो ओड वन आउट चूज करना था उसमें। तो ये नाम सारे आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी। द थिएटर ऑफ क्रूएलिटी वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच अवेंट-गार्डे प्लेराइट एंटोनियन ऑर्टोट। एंटोनियन ऑर्टोट ने इसको डेवलप किया है थिएटर ऑफ क्रूएलिटी को। इनका एक एसे था द थिएटर एंड इट्स डबल, ए कलेक्शन ऑफ एसे पब्लिश्ड इन 1938। अब इसका क्या पर्पस था? Ortod was a member of Surrealist movement, but he eventually began to develop his own theoretical theories. Theater of cruelty, the artist assault the sense of the audience and allow them to feel the unexpressed emotions of the subconscious. अब इनका टारगेट क्या था कि ऑडियंस फील करे, ठीक है, वो ऑडियंस को अलाउ करना चाहते थे कि वो फील करे जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है, यानी कि जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, वो किस तरह से जो एक्सप्रेस नहीं करता है उन इमोशंस को भी ऑडियंस समझ पाए। इसका टारगेट था ये। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो और दूसरे एसोसिएट करते हैं आर्टिस्ट वो है जीन जेनेट, पीटर ब्रूक और जैजी ब्रोटवस्की। ये 3 और हैं इसमें, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। स्टीफन बार्बर एक्सप्लेन द थिएटर ऑफ क्रूएलिटी हैज बीन कॉल्ड एन इम्पॉसिबल थिएटर। अब इसको इम्पॉसिबल थिएटर किसने बोला है? स्टीफन बार्बर ने। नोट कर लेना इस पॉइंट को, स्टीफन बार्बर ने इसको बोला है इम्पॉसिबल थिएटर। आर्नोल्ड प्ले, ये प्ले के नाम दे रखे हैं इनके, कौन कौन से प्ले आते हैं इसमें। ठीक है, तो इतना सा आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है माइक्रो थिएटर। इट वॉज पोर्ट्रेड बाय सैमुअल आर डेनली इन हिज साइंस फिक्शन नॉवल ट्राइटन। अब ये यहां से आया है, सैमुअल आर डेनली ने डेवलप किया है माइक्रो थिएटर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखना कि किसने इसको फाउंड किया था। उसके बाद है मेटा थिएटर। मेटा थिएटर वाज कॉइन्ड बाय लियोनेल एबेल। लियोनेल एबेल ने 1963 में किया है इसको। तो ये इस तरह के जो नाम है ये क्रोनोलॉजी में भी आ सकते हैं, तो आपको डेट भी याद करनी है। ये 1963 में है, ऊपर वाला 1938 में था, या जो भी डेट है देख लेना एक बार उनकी, तो डेट भी आपको याद करनी है। एबेल ने डिस्क्राइब किया है मेटा थिएटर एज रिफ्लेक्टिंग कॉमेडी एंड ट्रेजेडी एट द सेम टाइम, वेयर द ऑडियंस कैन लाफ एट द प्रोटैगनिस्ट व्हाइल फीलिंग एम्पैथेटिक साइमल्टेनियसली। अब इसमें क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करती है कॉमेडी और ट्रेजेडी को सेम टाइम पे। जैसे ट्रेजिक कॉमेडी यूज की है शेक्सपियर ने अपने बहुत सारे वर्क्स में, कुछ ट्रेजेडी है जिसमें कुछ कॉमिक एलिमेंट्स डाले गए हैं। ठीक है, ये उससे सिमिलर है मेटा थिएटर। अब इसमें कौन कौन क्या क्या चीजें आती हैं? प्ले विद सेरेमनी विद इन प्ले, कोई भी सेरेमनी की जाती है प्ले में। रोल प्लेइंग विद इन प्ले, रेफरेंस टू रियलिटी, सेल्फ रेफरेंस टू द ड्रामा एंड प्ले विद इन प्ले। एक प्ले के अंदर दूसरा कोई प्ले परफॉर्म किया जाता है। मान लो सीरियस कोई भी ट्रेजेडी चल रही है, उसमें कुछ कॉमिक एलिमेंट्स डाल के कोई दूसरा प्ले परफॉर्म करवा दिया गया, ठीक है, वो भी इसमें आता है। मिखाइल बाख्तिन टू डिफाइन द बर्लेस्क एंड द यूज ऑफ कार्निवल इन लिटरेरी यूजिंग फोक ह्यूमर एज पैरोडी एंड द कार्निवलेस्क। कार्निवलेस्क की टर्म है ये भी इससे रिलेट करती है, मिखाइल बाख्तिन की टर्म है ये। अब इसमें दे रखा है शेक्सपियर ने एम्प्लॉय किया है मेटा थियोरेटिकल डिवाइसेस यूज की है शेक्सपियर ने भी। शेक्सपियर ने किया है द टेमिंग ऑफ द श्रू में, द टेमिंग
ऑफ द श्रू में है, हैमलेट में है, मिडसमर नाइट ड्रीम में है और टेम्पेस्ट में है। ये 4 हैं जिसमें शेक्सपियर ने एम्प्लॉय किया है मेटा थिएटर को, ठीक है। लेकिन टर्म उसके काफी बाद ये कॉइन की गई है। उसके बाद है पेंटोमाइम। ये इंपॉर्टेंट, कुछ खास ज्यादा नहीं है, ये एक म्यूजिकल कॉमेडी, ये कोई टाइप ऑफ टर्म नहीं है, ये एक म्यूजिकल कॉमेडी होती है। स्टेज प्रोडक्शन डिजाइन फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट, फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए ये परफॉर्म की जाती है। अब इसमें इसके अंदर जो आते हैं इनको भी छोड़ दो, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ थिएटर। जो 4-5 टाइप के जो थिएटर हैं, इनकी डेट क्या है और इसके अलावा कौन कौन से ऑथर इससे एसोसिएट करते हैं, किसने टर्म को इनकी है, ठीक है, और क्रोनोलॉजी ऑर्डर में याद करने हैं। इतना कर लेना, पेपर में यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।